बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह आप में। आजकल दिल लगा के मेहनत हो रही है। एग्जाम में बहुत कम वक्त रह गया है और मुझे यकीन है कि आप और जी जान से मेहनत करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ, सारे मॉडल पेपर सॉल्व करके आपको सेंड कर रहा हूँ। हाँ अलबत्ता उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिया क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है इसलिए मैंने इन पर सिर्फ डिस्कशन की है, इन्हें सॉल्व नहीं किया। ये गलतफहमी मत रखिएगा कि मैंने उन्हें सॉल्व किया, सिर्फ आपको गाइड किया है कि पेपर में किस तरह से आएगा और आपने किस तरह से करना है। मैंने उनको उनका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया। हाँ अलबत्ता मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ। आप अटेंड कर रहे हैं और इन्हें नोट कर रहे हैं, तो बेटा तैयार हो जाइएगा। रजिस्टर खोल लीजिए, कोई भी नोटबुक खोल लीजिए जिसमें इस पेपर का सोल्यूशन आपने करना हो। मेरा नाम फरहान यूसुफ खान है। एमई एजुकेशन सेंटर मैंने 1983 में शुरू किया था और तब से आज तक मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट भी मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ाता हूँ। वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मास्टर मैंने फिजिक्स में ही किया था, और लेकिन मैंने किताबें तकरीबन 45 के करीब फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मौजू पर लिखी हैं। 92 में गालिबन मैंने एक किताब स्कूल केमिस्ट्री के नाम से लिखी थी। 39 ईयर से मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। 9th क्लास को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना कभी नहीं छोड़ी क्योंकि ये केमिस्ट्री दरअसल फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिक्स से ताल्लुक रखती है। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। नोट करना शुरू कर दीजिएगा। आपका पेपर जो है 60 मार्क्स का है। सेक्शन ए 24 मार्क्स का है, सेक्शन बी 24 मार्क्स का है और सेक्शन सी 12 मार्क्स का है। तो बेटा जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 से ही शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप जानते हैं ना, एमसीक्यूज के 24 पार्ट होंगे और 24 के 24 पार्ट आपको करने होंगे। और मैं इंशाल्लाह अब इरादा रखता हूँ, अब मेरा इरादा है कि आपके तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूं। इसके अलावा सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूं और साथ साथ अपना हर चैप्टर का गेस भी देना शुरू करूं। तो केमिस्ट्री पर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। डिफरेंस लिखना है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स तो आपने कॉलम बना लो, एक में पोलर लिखना है और दूसरे में नॉन पोलर। ये सेल्यूबल इन वाटर है और ये इनसेल्यूबल, ये पानी में हल नहीं होते, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। पोलर है ना, पानी में डिसोल्व हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नॉन पोलर में कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है नॉन पोलर में, और इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होता। पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते और नॉन पोलर ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तीन डिफरेंस लिखने हैं आपको, मैंने चार बताया। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? किसी एक ही एलिमेंट का बेटा जी, किसी एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। किसी एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना, एग्जिस्ट करना, एलोट्रॉपी कहलाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और याद रखिएगा कि एक ही एलिमेंट की ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन की 4 एलिट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। अब देखिए डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितना फर्क है। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और ग्रेफाइट जो है वो ओपेक होता है। डायमंड में करंट नहीं गुजर पाता और ग्रेफाइट में करंट गुजर सकता है।
तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डायमंड को या ग्रेफाइट क्या आपकी पेंसिलों का सिक्का ही तो है ना। अगर डायमंड को या ग्रेफाइट को आग में डाल दें तो दोनों जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, यानी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी अपीयरेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। तो आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखिएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपिक। और अगर वक्त मिले तो डेफिनेशन के अलावा आप लिख लीजिएगा कि इनमें एक ही एलिमेंट के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। फिर ये कहते हैं राइट नेम्स ऑफ एनी फोर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की हेडिंग डालिएगा, सिर्फ नाम लिखने हैं। एक है डायमंड, कुछ और नहीं लिखना बेटा। नंबर 2 है ग्रेफाइट, नंबर 3 है ग्रेफीन, नंबर 3 है ग्रिफीन, और नंबर 4 है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिफाइन सेल्यूबिलिटी एंड इंडिकेट एनी थ्री फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स। आपने सेल्यूबिलिटी डिफाइन करनी है और इंडिकेट करना है, नाम लिखना है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एनी थ्री फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स, यानी सेल्यूबिलिटी जिन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनको आपने इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट करने का मतलब नाम लिखना भी हो सकता है, मेरा ख्याल है नाम ही लिखना होगा। तो सेल्यूबिलिटी क्या है, आपने ये करना है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है। कितना लेना है, 100 ग्राम। और इसके अंदर ये सॉल्वेंट है, पानी, वाटर ले लीजिए। और इसके अंदर जो है आपने सैल्यूट डालना है, ये चम्मच है, चलो ऐसे बनाता हूं। आपने इसके अंदर सैल्यूट डिजोल्व करना है ग्राम में, याद रखिएगा। आप सैल्यूट डिजोल्व करते हैं, एक चम्मच डालते हैं, दूसरा चम्मच, मान लीजिए 10-10 ग्राम के चम्मच है, 100 ग्राम पानी लेना है। आपने 10-10 ग्राम चम्मच डालते जाते, हिलाते जाते, डालते जाते, हिलाते जाते हैं, तो इसकी सेचुरेशन क्या होती जाएगी, गाढ़ापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये मजीद सैल्यूट डिसॉल्व करना बंद कर दे तो आप कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो बेटा जी याद रखिएगा कि इस सूरत में जितने ग्राम इसमें सैल्यूट के आपने डिसॉल्व किए हैं वो है सैल्यूबिलिटी। तो क्या है द मैक्सिमम, डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution is called solubility. Repeat कर रहा हूँ, the maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution is called solubility. जब ये सोल्यूशन बिल्कुल सैचुरेट हो जाए, यानी मजीद इसमें सैल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, तो जितने ग्राम आपने सैल्यूट के डाले थे डिजोल्व करने के लिए वो कहलाते, उतने ग्राम को कहते हैं सैल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट इंक्रीज नहीं किया, आपने सॉल्वेंट 100 ग्राम से नहीं बढ़ाया, आपने इसे गर्म नहीं किया। अब यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा कि इस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution at a particular temperature। किसी खास टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम रखते हुए 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने जितने ग्राम सैल्यूट डाले हैं उतने ग्राम सैल्यूट जो है वो सैल्यूबिलिटी को जाहिर करेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट dissolved in 100 gram solvent to make a saturated solution at a particular temperature, at a room temperature is called salinity। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या हैं, फैक्टर्स affecting, affected on
सेल्यूबिलिटी। तीन फैक्टर्स आपकी किताब में लिखा है अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। मुझे बताओ, पानी में तेल हल हो जाता है? पानी जो है वो पोलर है और ऑयल जो है वो नॉन पोलर है। इसकी एक प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। घी जो है वो पानी में हल नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी हैं जो नॉन पोलर हैं वो आयनिक में या पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। लाइक डिसॉल्व लाइक। तो नेचर ऑफ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सैल्यूट और सॉल्वेंट एक ही जैसी नेचर के होने चाहिए। नंबर 2, सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आपने पानी लिया, पानी के तमाम मालिक्यूल्स आप गौर कीजिएगा, पानी के तमाम मालिक्यूल्स आप गौर कीजिएगा पोलर हैं, ये सॉल्वेंट है। आपने इसमें कोई सैल्यूट डाल दिया। सॉल्यूशन बनाने के लिए लाजमी है, सैल्यूबिलिटी के लिए लाजमी है कि सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के मुकाबले में सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा हो। सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा हो, तो सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी सैल्यूट सैल्यूट के मुकाबले में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मुकाबले में सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी सैल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर 3 है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सैल्यूबिलिटी बढ़ती है। यही वजह है कि चीजों को थोड़ा सा गर्म करके आराम से हम डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो या लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो तो सेल्यूबिलिटी डिपेंड करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सेल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन गैसेस को जब आपने लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो उल्टा काम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की लिक्विड में सेल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि सॉलिड और लिक्विड में सेल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, लेकिन गैसेस की लिक्विड में सेल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन बैलेंस करनी। तो बेटा आपको एग्जाम में स्टेप्स नहीं लिखनी, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने इसे एग्जाम में बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। आप यहां लिखेंगे अनबैलेंस, चेक करेंगे कि ये अनबैलेंस क्यों है। देखिए, पोटाशियम एक है, आयोडीन एक है, क्लोरीन दो है। यहाँ पोटाशियम एक है, क्लोरीन एक है और आयोडीन दो है। तो आयोडीन यहाँ पर दो है और यहाँ आयोडीन क्या है, एक। क्लोरीन यहाँ पर एक है जबकि क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, दो। तो ऐसा करते हैं, क्लोरीन यहाँ दो है और क्लोरीन यहाँ पर क्या है, कितने हैं, एक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने पास से टू लगा दें, बैलेंस करने जा रहे हैं। हम अपने पास से टू लगा देंगे, अब आपके पास टू क्लोरीन हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टू पोटाशियम भी हो गए, तो आप यहाँ भी टू लगा दीजिएगा। अब गिनिएगा, दो पोटाशियम है दोनों तरफ, दो आयोडीन, यहाँ भी दो आयोडीन, दो क्लोरीन तो यहाँ भी टू क्लोरीन। नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करना है, देखिए ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, क्लोरीन दो, तो यहाँ क्लोरीन कितनी है, एक है, तो यहाँ टू लगा दीजिए।
घर में प्रैक्टिस करनी है सारी इक्वेशन बैलेंस करने की पहले। क्लोरीन 2 कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 है। अब कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और यहाँ कितने, 1 और 2 3। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिर्फ आपने नंबर लगाना है और कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना। चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो आपके पास फर्क जो आया वो ये आया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर मैं इसे 4 कर दूं तो इसे 4 किया जा सकता है। अगर मैं इसे 6 कर दूं तो इसे भी 6 किया जा सकता है। कैसे, देखिए, अगर मैं इसे 4 कर दूं तो मुझे यहाँ 2 लगाना होगा, और यहाँ 2 लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और यहाँ कितने, 4 ऑक्सीजन। यहाँ 2 कार्बन हो गए और यहाँ भी 2 कार्बन है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड विद इन अ ग्रुप। इसका ट्रेंड यानी रुझान ग्रुप में देखना है। एंड अ पीरियड, और पीरियड में देखना है ऑफ अ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड देखना है कि ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो बच्चों, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी एटम को आयन में तब्दील करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और आप जानते हैं, आयन में तब्दील करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव आयन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। रिपीट कर दूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं। याद रखिएगा कि किसी ग्रुप में वर्टिकल columns of elements are called group and horizontal rows of elements are called periods. Horizontal rows of elements are called periods and vertical columns of elements in a periodic table are called groups. तो किसी पीरियड में, किसी एक पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो आप लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और यहाँ लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे, देखो बेटा, ये आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। देखिए, लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। ज़ाहिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद भी यहाँ 3 होगी और यहाँ 4 होगी। यहाँ प्रोटॉनों की या न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसलिए इसका साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया। इसका साइज और छोटा होगा, इसका साइज
और छोटा होगा, और ये दो ही शेल पर होंगे। इसमें भी दो शेल, इसमें भी दो शेल, इसमें भी दो शेल, इसमें भी दो शेल, और आखिरी जो है वो बेचारा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इस पर ज्यादा होती है और उस पर ज्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अगर ज्यादा होगी तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स उतने ही होते हैं, एटम का साइज कम होता चला जाता है, छोटा 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 छोटा। और एटम का साइज कम होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी, और आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। लेकिन किसी ग्रुप में देखिए, चलिए इसी ग्रुप बनाते हैं। सोडियम 11 है, इसके नीचे पोटासियम 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2 1, इसकी क्या है 2 8 1, इसकी क्या है 2 8 8 1। तो बताइए इसमें कितने शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं, और इसमें कितने शेल हैं? तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते गए ना भाई। लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटाशियम में 4 शेल हैं। तो आखिरी शेल का न्यूक्लियस से फासला पोटेशियम में ज्यादा, इसका कम, इसका और कम। जब आखिरी शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases in a period of periodic table and electronegativity decreases in a group of periodic table। बस यही लिखना है, आपने डिटेल नहीं करनी, मैंने डिटेल आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर डिफाइन करना है तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर एटम में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। यानी अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो, आपको एटॉमिक नंबर का पता हो, तो आप आसानी बता सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होंगे उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे। नंबर नेक्स्ट है मास नंबर। इस जाहिर करते हैं, देखिए बेटा जी, किसी भी एटम के मास का दारोमदार उसके न्यूक्लियस पर है। जैसे हमारे अमाल का दारोमदार नियत पर है ना, ऐसे ही एटम के मास का दारोमदार उसके न्यूक्लियस पर है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियन रहते हैं। न्यूक्लियस में रहने वालों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। अमूमन देखा गया है कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही, या एक ज्यादा या दो ज्यादा या चंद ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स की टोटल तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। और टोटल कैसे करते हैं? द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है 1123, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर जो है वो 23 है। एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जबकि मास नंबर इसका 23 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी
ए अगर 23 है तो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 23। ऐसे ही है ना। मास नंबर का मतलब क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो, अगर यहाँ न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम करे, तो यहाँ प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन आपको फाइंड करने हैं और बड़ी आसानी के साथ आप न्यूट्रॉनों की तादाद को मालूम कर सकेंगे। लेकिन हमें तो उसने ये नहीं बोला, हमें तो उसने बोला है कि जनाब सिर्फ आपने इनको डिफाइन करना है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना ही याद रखिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और sum of the number of protons and number of neutrons present in the nucleus is called mass number. Isotopes, isotopes क्या होते हैं बेटा जी? एक ही एलिमेंट के ये ऐसे डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 4 कीजिए, H11, H12, H13। इन तीनों में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है लेकिन मास नंबर तीनों में डिफरेंट हो गया क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। आइसोटोप्स क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called isotopes of that element. Repeat कर दूं, different atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes of the element. याद कर लीजिएगा, the different atoms of an element having same atomic number but different mass number are called isotopes of the element. Question number 8. Write down any 3 properties of canal rays. कैनाल रेस की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो आपने हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। पहली प्रॉपर्टी है कि these rays travel in a straight line from anode to cathode. These rays travel in a straight line from anode to cathode, or these are positive rays. Number 3, these produce sharp shadows. These produce sharp shadows of any substance present in their paths. These rays, नंबर 1 क्या है? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, नंबर 2 पॉजिटिव रेज हैं, नंबर 3 शार्प शेडोज प्रोड्यूस करती हैं। और ये 3 प्रॉपर्टीज ही लिखनी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट आर हैलोजन्स, राइट नेम एंड सिंबल्स ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या है? डेफिनेशन, हैलोजन्स याद रखिएगा ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को कहते हैं। The elements of group 7A are called halogens. इनके नाम क्या क्या है? नंबर 1 है फ्लोरीन, नंबर 2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 5 हैं। इनके नाम तो लिख लोगे ना, और 5वां है एस्टाटीन, उसकी सिंबल लिख देना। नाम और सिंबल लिखना है, पेपर बहुत आसान आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मिल रही है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे। तो बेटा इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए, कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह जब ये रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वाटर बन जाता है और नाइट्रोजन प्योर हो जाता है। चुनाचे ये
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इस कंपाउंड से, और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह किसी भी मेटल किसी भी मेटल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं ये भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। चुनांचे ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह रिडक्शन में देखिएगा, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का मिलना भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन का मिलना भी रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन है। एग्जांपल्स, ऑक्सीजन निकालनी है, देखें, कॉपर ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कार्बन कोयला है, ये इसकी ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। नंबर टू, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, C2H4 में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, बहुत सारे रिएक्शन है, तो ये C2H6 हो जाएगा, यानी इथीन जो है इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है और उसका इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन जब किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये आपके पास S-2 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो रिमूवल में इलेक्ट्रॉन को उधर लिखा जाता है, और गेन में इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। ये फर्क याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में वैलेंसी इंक्रीज होती है और रिडक्शन में वैलेंसी डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है राइट डाउन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, चार्ट बना दीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा लिखिएगा, C6H12O6। इंपेरिकल फार्मूला टेबल बनाइएगा, सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करता है। अब जाहिर है, अगर 6 12 6 है, 6 12 6 है, तो हम कहेंगे एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल। नंबर 1 ये है, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है और आपने इंपेरिकल फार्मूला भी लिखना है। नंबर 2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है और इंपेरिकल फार्मूला HO है। नंबर 3, बेंजीन, बेंजीन का C6H6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला CH। बस बस आपको ये चार्ट बना देना है, टेबल बना देना है। क्वेश्चन नंबर 12, जनाब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए और ये चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल है। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल is dissolved in 80 centimeter cube of water. Calculate the concentration volume by volume of this solution. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डेटा में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैं V1 लिख देता हूं, और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट,
V2 80 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यहाँ साइड में लिखेगा सैल्यूट जो है अल्कोहल है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको इल्म है। अच्छा, वॉल्यूम आप सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिएगा। इसको मैं V से जाहिर करूंगा और ये है V1 प्लस V2। V1 है 20 और V2 है 80, तो ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा। आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये आपके पास गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन, आप हेडिंग डालेंगे फॉर परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हेडिंग मेन डालेंगे। फार्मूला है परसेंटेज कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution multiplied by 100। 20 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो ये 20% हो गई। तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 20%। याद रखिएगा, जब यहाँ से परसेंटेज की अलामत आप हटाते हैं तो वो दूसरी तरफ चली जाती है, या फिर दूसरे लफ्जों में अगर आपने यहाँ परसेंटेज का साइन डालना है तो यहाँ से हटा दें। तो आप नीचे रिजल्ट लिखेंगे, द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 20%। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 20%, ये लिखते तब भी ठीक। सेक्शन बी चल रहा था। तो बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहता है अ 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वॉल्यूम। कहता है कि एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 600 मिलीलीटर है, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, इसका फाइनल वॉल्यूम बताइए। तो डेटा बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखें तो ठीक, ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं। गिवन क्या है? गिवन है V1 इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर फाइनल है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 77 में 273 ऐड करेंगे तो आपके पास ये 350 केल्विन हो जाएगा। फाइंड क्या करना है? फाइंड फाइंड करना है आपने जनाब फाइनल वॉल्यूम। तो यहां पर चार्ज का अप्लाई होगा। सॉल्यूशन, हेडिंग डालेगा फॉर द फाइनल वॉल्यूम। जो फाइंड करना है मेन हेडिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ज का V1 अपान V2 इज इक्वल टू T1 अपान T2, या इसे उलट दीजिए, V2 अपान V1 इज इक्वल टू T2 अपान T1, आपने उलट दिया।
और V2 फाइंड करना है तो ये V1 उधर जाके क्या करेगा, मस्तियां करेगा। नहीं जनाब, मल्टीप्लाई करेगा। कि V1 यहाँ डिवाइड करे तो जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दीजिए। V2 इज इक्वल टू, V1 है 600 सेंटीमीटर क्यूब, T2 है 350 केल्विन, और T1 है 300 केल्विन। केल्विन केल्विन से कट जाएगा, यूनिट का इस्तेमाल लाजमी नहीं है, आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। केल्विन केल्विन से कट गए, ये दो जीरो इससे कट गए, थ्री टूज आर सिक्स। तो आपके पास V2 हुआ 2 × 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 है आपके पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट आप लिखेंगे नीचे, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 700 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा जी सेक्शन बी खत्म हुआ। अब सेक्शन सी में आपने दो क्वेश्चन करने हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल सेक्शन नहीं है, अच्छा याद किया हो तो सेक्शन सी आप आराम से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, राइट एनी फोर कंपैरिजन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में कंपैरिजन चार लिखने हैं। तो आपने अलग अलग हेडिंग बनानी है या कॉलम बना लें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। तो बेटा जी आपने कॉलम बना लेने हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के आपने इस तरह से टेबल बना लेना है, कॉलम बना लेने हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं उनका साइज <1 नैनोमीटर होता है। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं यूनिफॉर्मली। पार्टिकल्स जो हैं वो खुली आंख से नहीं देखे जा सकते। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स खुली आंख से नहीं देखे जा सकते। नंबर 4, सॉल्यूशन जो है ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अक्सर ये कलर्ड होता है। अक्सर ये कलर्ड होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पानी में तुफम मिलाकर डाल दिया। सस्पेंशन हेट्रोजीनस होता है, लेकिन कुछ देर बाद पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आंख से आराम से देखे जा सकते। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता सस्पेंशन। ये मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, दो चीजों का, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, क्लाउडी होता है। लेकिन ये क्लाउडी भी यूनिफॉर्म है। मिक्सचर तो ये हेट्रोजीनस है, लेकिन ये क्लाउडी, इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। अब इसमें पार्टिकल्स का साइज जो है 1 से 100 नैनोमीटर होता है। ये होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस। इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और उसमें पार्टिकल्स देर तक अंदर ही रहते हैं, जैसे पानी में रूह अफ़ज़ा मिला दिया अफ्तार से पहले। इसके पार्टिकल्स को खुली आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते। ये भी क्लाउडी होता है। तो नोट से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं फर्क बताता हूँ। सोल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है और इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है और इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। और ये कॉलिड जो है होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है, और पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट है, यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को आंख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं। इसे आंख से पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, सस्पेंड पूरे फैले हुए होते हैं, इन्हें आराम से देखा जा सकता है। जैसे पानी में मैंने बताया सूखा मिलंगा डाल दीजिए, सूखा मिलंगा तो जानते हो ना आप। और इसके पार्टिकल्स को आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलर्ड भी हो सकता है, ये क्लाउडी होता है, लेकिन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली क्लाउडी होता है। और ये बहुत डर्टी टाइप का होता है,
जैसे पानी में आपने मिट्टी डाल दी हो, तो ये कॉलिड हो गया। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में आपका मॉडल पेपर जो है वो बहुत अहम है। मॉडल पेपर से एटलीस्ट 33% तो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। इसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूछा है। रदरफोर्ड का पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, लॉर्ड नवाब साहब थे ये, लॉर्ड रदरफोर्ड। इन्होंने एक्सीडेंटली न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन्होंने ये किया था कि एक गोल्ड फाइल ली थी, सोने की प्लेट, पतली सी प्लेट जैसे चांदी का वर्क होता है, और उसके ऊपर बमबारी की थी अल्फा पार्टिकल्स की। और ये देखा था कि इनमें से बेशतर अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल से गुजर गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाते हुए डेविएट हो गए। यहाँ एक लिखा, इन्होंने कहा कि हो सकता है अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव हैं, हो सकता है कि यहाँ कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, जिससे ये रिपेल हुए हों और इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया हो सकता है यहाँ अल्फा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हैं, हो सकता है यहाँ कोई हैवी चार्ज हो और अल्फा पार्टिकल उससे टकराए बगैर रिपेल हो गए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरह उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि इस गोल्ड फाइल में जगह जगह जरा फासले पर, काफी फासले पर हैवी मास मौजूद है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और ये एज्यूम कर लिया था, देखें ये देखा तो था नहीं, एज्यूम कर लिया था कि गोल्ड फाइल में ये हैवी मास जो है वो फासले पर है, और इसका नाम न्यूक्लियस रखा था, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं। न्यूक्लियस में बाद में पता चला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। तभी तो ये इसमें से स्ट्रेट गुजर गए ना। तो आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है। समझा हुआ तो है, सारे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं आपके। तो आपने, कहते हैं डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग इट्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल देना है, और उसके पास रेट्स बहुत ही आसान है। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। सारा मास जो है वो एटम के सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता। बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। फिर ये आगे कहता है विद इट्स सिग्निफिकेंट, इसकी अहमियत भी बयान करनी है। जाहिर है एटम का न्यूक्लियस जब डिस्कवर हो गया तो एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि एटम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ऑब्जर्वेशंस इसकी कोई नहीं थी, एजम्पशंस थी। वो एज्यूम कर लिया गया था कि जनाब एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसलिए एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है एम्प्टी होता है। क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम का फासला जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गई थी वो इसमें से स्ट्रेट इसलिए गुजर गए, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जो है वो डेविएट हो गए। तो आपने पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड की थर्ड टाइप है, लेकिन मैं और बहुत सारे और भी समझते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है। इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड करता है, यानी शेयरिंग नहीं करता, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड करता है। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स
when one of the atoms contribute both electrons। दो एटम्स के दरमियान ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम, उनमें से एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। या यूं भी कह सकते हैं द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच a pair of electrons is provided by one atom only। The type of covalent bond in which a pair of electrons is provided by one atom only to another atom। तो याद रखिएगा ये जो एक एटम इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्री एटम नहीं है, ये किसी मॉलिक्यूल का एटम है। जैसे इसने कहा था एग्जांपल दें, तो इसकी पहली एग्जांपल है अमोनियम, अमोनियम रेडिकल। इसमें होता क्या है, देखें ये आपका अमोनिया है NH3। कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर तो याद है ना 7 है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में ये काले काले 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ है, उसका इलेक्ट्रॉन में जरा गोरा गोरा दिखा रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। तो इस तरह से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बन गया। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, शेड पेयर है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप जानते हैं ये शेड पेयर नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट। अच्छा, अब इमेजिन करें कि हमारा कोई हाइड्रोजन एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और उस एक इलेक्ट्रॉन को किसी ने छीन लिया। अब इलेक्ट्रॉन बेचारे का निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के नतीजे में इसको एनर्जी बहुत सारी मिल गई। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा और इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर ये इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पर ये अटैक करेगा, इस एटम को एनर्जी देगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन इसके साथ चिपका रहेगा। पहले ये क्या था, NH3 था, अब एक और हाइड्रोजन आयन इसके साथ आ गया, तो ये हो गया NH4। तो आप इसे NH4 प्लस इस तरह लिखेंगे। इसमें देखिए एक नाइट्रोजन के साथ पहले से 3 हाइड्रोजन अटैच थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है इस पर हाइड्रोजन आयन ने कब्जा करना चाहा, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली, एनर्जी प्रोवाइड कर दी नाइट्रोजन को, खुद चिपक गया। तो नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दिया। इस तरह ये जो बॉन्ड बना है, एरो से जाहिर कर रहा हूं, ये वाला, ये कहलाएगा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह से आप हाइड्रोनियम रेडिकल को देखिए, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का फार्मूला H2O है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 होता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और गौर कीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यही हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया था, अब ये यहाँ भी तो अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, 2 ऑप्शन है। तो ये लोन पेयर पर अटैक करेगा, एटम के अपने ही इलेक्ट्रॉनों के पेयर पर अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर आके इसके साथ यहाँ कब्जा कर लेता है, कब्जा ग्रुप हो जाता है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक एटम दूसरे एटम को प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ ऑक्सीजन होगा, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन होगा। वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। और ये जो बॉन्ड बना है बेटा जी, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी जो है शेयर्ड पेयर है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसे आप डेटिव बॉन्ड कहते हैं, डेटिव बॉन्ड कहते हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें यहाँ देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन आयन को। यहाँ पर डॉट का मतलब है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस का मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। डॉट एंड क्रॉस मॉडल इसे कहते हैं।
तो ये आपका अमोनियम रेडिकल बन गया। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम दूसरे आयन को इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड करता है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड करता है, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर प्रोवाइड करता है वो खुद एक मॉलिक्यूल का एटम होता है। तो द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कह दो, द टाइप ऑफ chemical bond in which a shared pair of electron is provided by an atom to another atom. Shared pair कहना भी गलत है। The type of chemical bond in which a pair of electron is provided by an atom to another atom. अब जो एटम प्रोवाइड करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो एटम किसी मॉलिक्यूल का एटम होता है, और जिसको प्रोवाइड करता है वो याद रखिएगा आयन होता है। प्रोवाइड करने वाले को डोनर कहते हैं और एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर है, और ये जो है डोनर। इस तरह अमोनियम रेडिकल में अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो डोनर है, और हाइड्रोजन आयन जो है जिसने कब्जा किया था वो एक्सेप्टर है। तो बेटा ये दोनों एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि इस कम वक्त में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। अच्छा, क्लास में पढ़ाने का माहौल और होता है, मैं वहां इस तरह ठहर ठहर के नहीं बोलता, वहां तो एक रवानी होती है, या ऐसा नहीं होता। और है, इसमें चॉइस दे रखी है, और कहते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी मेटल पर किसी दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, शाबाश। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इन्हीं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किसी मेटल की सरफेस पर दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। फिर ये कहता है हाउ अ स्टील स्पून कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन, एक्सप्लेन विद अ लेबल डायग्राम एंड इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन। तो टिन प्लेटिंग आपको याद करना है। आपको, आपने पढ़ा होगा टिन प्लेटिंग में, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह लो, और इसमें आपने टिन सल्फेट डिसॉल्व कर रखा है, टिन सल्फेट डिसॉल्व कर रखा है। अच्छा, इसमें आपने ये किया है कि एक एनोड है, इसे आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ रखा है। एक कैथोड है जिसे आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ रखा है। देखो, मैंने कैथोड सिंपली एक वायर को कह दिया है। चलिए, ये वायर नहीं लेते, हम ऐसा करते हैं, यहाँ स्पून बना देते हैं, स्पून, चम्मच। आप जानते हैं ये चम्मच, चलिए भद्दी सी जैसी भी स्पून मैंने बना दी, और हमने ये पानी में टिन सल्फेट डिसॉल्व किया। अब बैटरी का ये नेगेटिव है और बैटरी का ये पॉजिटिव है, चुनांचे ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। याद रखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई इस स्पून को हम कैथोड कहेंगे, कैथोड प्लेट भी हो सकती थी, और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। कैथोड इसलिए कहेंगे कि ये कैटाइंस को अट्रैक्ट करती है, और एनोड इसे इसलिए कहेंगे कि ये एनाइंस को अट्रैक्ट करती है। कैथोड हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि कैटाइन पॉजिटिव होता था, और एनोड हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि एनाइन नेगेटिव होता था। जब करंट पास करेंगे ना, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, और टिन अलग हो जाएगा, इस पर चार्ज +2 होगा, और सल्फेट अलग हो जाएगा, इस पर चार्ज -2 होगा। अब आप देखिए, इसमें आपने टिन सल्फेट डिसॉल्व कर रखा, तो टिन पॉजिटिव है, वो इस स्पून की तरफ जाएगा, और सल्फेट
नेगेटिव है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो एनोड प्लेट है ये बनी ही टिन की है। याद रखिएगा ये किसकी बनी है, टिन की। जैसे ही यहां से सल्फेट उधर जाएगा ये इसे सल्फेट प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड टिन जाएगा और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह से ये न्यूट्रल हो जाएगा और हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हो गई। रिडक्शन में आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, +2 से कम हो गए क्या हो गया, 0 हो गया। और एनोड पर क्या हुआ, एनोड ने सल्फेट को टिन प्रोवाइड किया है, वहां डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ कम हो रहा है, तो टिन न्यूट्रल था, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ जाएगा। और हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब याद रखिएगा कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह इस चम्मच पर टिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इस मेटल पर टिन की लेयर चिपकना शुरू हो जाएगी, और कुछ देर बाद जब आप चम्मच को निकालेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुकी होगी, यानी चम्मच पर एक और मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी और इस तरह ये चमकता दमकता चम्मच आपको मिल जाएगा। हाँ अलबत्ता इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से चम्मच का जितना हिस्सा बाहर होगा वो उसी तरह से ब्लैक होगा, जितना हिस्सा अंदर होगा उतना ही चमकता हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह मैंने आज आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट रिवाइज कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं कंप्लीट रिवाइज थोड़ी की है, मैंने केमिस्ट्री का आज मॉडल पेपर आपको सोल्व कराया है, और अगले किसी पीरियड में मैं केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सोल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत ठीक रहे और रमजान भी ठीक हो। ठीक है बेटा जी, अपना भी ख्याल रखिएगा, बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, अपनी आदतों का ख्याल रखिएगा। पढ़ने वाली आदतें हो, कोचिंग अगर आप जाते हो तो सीखने जाते हो, और घर जाके आपको उसे याद करना होता है, उसे लिख कर चेक करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करना होती है, फिर अगले दिन फिर सीखने जाते हो। ये खास फिनोमिना है जिस फिनोमिना पर आप आगे स्टडी करते हो। ये याद रखो कि अगर आप कोचिंग जाते हो और घर जाके आप याद नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और अगले दिन फिर कोचिंग चले जाते हो, तो आपको कोचिंग कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी आदतें खराब हो गई हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको कामयाब होना है, कभी बुढ़ापे में आपसे मुलाकात हो तो आपको देखकर मुझे फख्र महसूस हो कि मेरा बच्चा जो है कामयाब है। तो बेटा आपकी कामयाबी आपकी आदतों में है, और आपकी अच्छी आदत यह है कि आप जिम्मेदार हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमान है कि तुम में सबसे कीमती वो है जो जिम्मेदार है। तो बेटा जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना भी है। अगर आपने कोचिंग पैसे खर्च करने जाना है, फीस देने जाना है, तो आपने दरअसल कोचिंग सीखने जाना है, ताकि आपको घर जाके याद करने में आसानी हो और आप उसकी प्रैक्टिस करके उसे परफेक्ट कर लें। ठीक है मेरा बच्चा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।